हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हिंदी साहित्य के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हमेशा पूछे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को हमेशा मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे आते हैं और उनकी जानकारी आपको अति आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिंदी में सर्वप्रथम आत्मकथा किसने लिखी, तो किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारा सही ऑप्शंस हो जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, तो हमें बताना क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली के जनक कौन है, तो खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो जी। देखिए, अमीर खुसरो को बहुत ही चीज़ों का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनके बारे में पहले भी बता चुके हैं। इनका जन्म कासगंज एटा में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके यूपीपी में पूछा भी जा चुका है। और इन्हें पहली मुकरियों गायन शैली का जनक भी कहते हैं और इन्हें भारत का तोताए हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। तो याद रखेंगे इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देते हैं। हिंदी एकांकी का जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी में आलोचना या समीक्षा का जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। जिसे पूछेंगे कि हिंदी में आलोचना या समीक्षा का जनक किसे कहते हैं, हिंदी में आलोचना या समीक्षा का जनक किसको कहते हैं, तो आपको आंसर किसको टिक करना है? रामचंद्र शुक्ल जी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। हालावाद के जनक कौन है, तो हालावाद के जनक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इनका जन्म आपके प्रतापगढ़ या प्रयागराज के आसपास हुआ था। तो याद रखेंगे हालावाद के जनक। देखिए, हा से हालावाद और हा से हरिवंश राय बच्चन। तो ऐसे याद कर लेंगे कि हालावाद के जनक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इनकी रचनाएं बहुत अच्छी हैं, तो याद रखेंगे, इनकी रचनाएं याद कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। छायावाद के जनक प्रसाद जी हैं। देखिए, छायावाद के जनक कौन है? कई बार उस क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि छायावाद के जनक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के 4 स्तंभ भी थे, तो वो आप लोग देख लेना। वर्मा, महादेवी वर्मा, है ना, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस तरीके से जो भी थे 4 लोग थे, उनके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्या अज्ञे जी हैं। तो क्वेश्चन आएगा क्या? प्रयोगवाद के जनक कौन है, तो अज्ञे जी। अज्ञे का पूरा नाम कई बार पूछ लेते हैं, तो क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्या अज्ञे। तो याद रखेंगे प्रयोगवाद के जनक कौन है? अज्ञे जी। देखिए, ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप कभी भूलना ही मत, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हो तो ये पता होना चाहिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन तो आपको हर हाल में देखने को मिलेगा भी, आगे भी और पीछे के अगर आप प्रैक्टिस सेट उठाते हो तो आपको पुलिस के पेपर में भी एक क्वेश्चन बहुत ही बार मिल जाएगा। तो याद रखेंगे हिंदी दिवस कब मनाया था? 14 सितंबर को। हम बता दें ये शुरुआत कब से हुई, तो 14 सितंबर 1949 से। किस लिए हिंदी दिवस के रूप मनाया था? क्योंकि देखिए, इसी दिन क्या हुआ था, हिंदी को संविधान में दर्जा मिला था। राजभाषा के लिए संविधान में दर्जा मिला था, मतलब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 को। याद रखेंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और देखिए, हिंदी किस भाषा में स्वीकारी गई थी, किस इसकी जो लिपि होगी वो कौन सी होगी? देवनागरी लिपि। याद रखेंगे इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। तो ये चीज़ें हैं कि किस लिए, क्योंकि इस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, इसीलिए 14 सितंबर 1949 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब बात कर लेते हैं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। देखिए, अभी कल क्या था? 10 जनवरी था कल। तो कल ही क्या था आपका? विश्व हिंदी दिवस। तो याद कर लेंगे कि विश्व हिंदी दिवस का मनाया था 10 जनवरी। देखिए, लोग कंफ्यूजन होते हैं हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस पूछा था और 14 सितंबर लगा के चले आते तो वो गलत हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है ये भी याद रख लेंगे, क्योंकि देखिए इसी दिन क्या हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1971 के आसपास हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। नागपुर में 10 जनवरी को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके कारण तब से 10 जनवरी को हिंदी दिवस
के रूप में मनाने के विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्धारित किया गया। और 14 देखें, दो डेट हैं, इनको याद रखेंगे। मतलब कि अगर हिंदी दिवस पूछा जाता है या राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाता है तो 14 सितंबर हो जाएगा, और विश्व हिंदी दिवस पूछा जाता है तो 10 जनवरी। कई बार ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे अगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से आएंगे कि आवारा मसीहा किसकी रचना है। पहली चीज, आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर की। पूछ लेंगे आवारा मसीहा किसकी जो है जीवनी है, तो किसके ऊपर लिखी गई, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी गई। तो याद रखेंगे कि विष्णु प्रभाकर कृत, मतलब विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो बांग्ला लेखक थे उनकी जीवनी है। तो क्वेश्चन आएगा कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी का नाम क्या है, तो आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखा गया, तो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि अमृतलाल नागर कृत उपन्यास मानस का हंस। देखिए अमृतलाल नागर थे, उन्होंने दो लोगों की जीवनी लिखी, सूरदास और तुलसीदास। तो बात करेंगे मानस का हंस किसकी रचना है, किसकी जीवनी है, तो मानस का हंस तुलसीदास की। देखिए क्वेश्चन इस तरह आएगा कि मानस का हंस किसकी जीवनी है, तो तुलसीदास आपको टिक करना है। और मानस का हंस किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया, तो अमृतलाल नागर द्वारा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि तुलसीदास की जीवनी पर आधारित मानस का हंस रचना उपन्यास किसने लिखा, तो अमृतलाल नागर। देखिए अमृतलाल नागर ने दो लोगों की जीवनी लिखी है, हम बता दे रहे हैं अभी से। तो दूसरे कौन से हैं, तो दूसरे सूरदास। तो सूरदास की भी जीवनी के बारे में इन्होंने लिखा है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, अमृतलाल नागर कृत उपन्यास खंजन नयन। देखिए खंजन नयन में सूरदास की जीवनी है। खंजन नयन कैसे याद रखें, देखिए सूरदास क्या थे, बचपन के अंधे थे, तो अंधे का रिलेटेड किससे होता है, आंख से, तो नयन मीन्स क्या होता है, आंख। तो याद रखेंगे सूरदास की जीवनी कौन सी है, खंजन नयन। और इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो अमृतलाल नागर जी द्वारा ये लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि खंजन नयन किसके द्वारा लिखा गया, खंजन नयन और मानस का हंस ये किसके द्वारा लिखे गए दोनों उपन्यास, तो अमृतलाल नागर द्वारा। और मानस का हंस किसकी जीवनी है, तो तुलसीदास की। और खंजन नयन किसकी जीवनी है, तो यह है आपके सूरदास की। तो नयन से सूरदास याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद कृत उपन्यास गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा। देखिए ये गोदान किससे आधारित है, कृषि से आधारित है, तो इसे किस नाम से जाना था, कृषक जीवन का महाकाव्य। अगर क्वेश्चन आता कि कृषक जीवन का महाकाव्य उपनाम से किस रचना को जाना जाता, तो गोदान को। तो किसको, गोदान को। एक चीज और याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद की अधूरी रचना जो है वो क्या है, मंगल सूत्र इनकी अधूरी रचना है। जयशंकर प्रसाद की क्या है, इरावती। कई बार बता चुके हैं, इनको याद रखना है आपको क्योंकि पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। अगला देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती। देखिए भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है, भारत भारती। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथिली शरण की जो रचना है भारत भारती, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय रचना। प्रथम राष्ट्रीय रचना किसको बोलते हैं, भारत भारती। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम राष्ट्रीय रचना कौन सी है, तो भारत भारती। तो इसी कारण देखिए जब इन्होंने प्रथम राष्ट्रीय रचना भारत भारती निकाला, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि। क्वेश्चन इनका उपनेम भी है हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि। हमने इसके पहले जो उपनाम वाला वीडियो डाला था उसमें आप देखेंगे तो इनका नाम मिलेगा कि मैथिली शरण गुप्त को किस नाम से जाना था, तो प्रथम राष्ट्र कवि। कई बार पूछा भी जा चुका है, तो याद रखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से, और प्रथम राष्ट्रीय रचना किसको, भारत भारती को माना गया है। तो भारत भारती बहुत बार पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी, तो भारत भारती। भारत भारती किसकी रचना, तो मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त द्वारा कृत साकेत। देखिए साकेत भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है साकेत। तो इसको क्या बोलते हैं, आधुनिक युग की रामायण। देखिए आधुनिक युग की रामायण किसको बोलते हैं, तो साकेत को। किसके द्वारा लिखी गई, मैथिली शरण गुप्त द्वारा। याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई साकेत, उसको क्या बोलते हैं, आधुनिक युग की रामायण। और मैथिली शरण गुप्त को क्या बोलते हैं, प्रथम राष्ट्र कवि। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आधुनिक युग की रामायण तो हो गया, आधुनिक युग की महाभारत किसको कहते हैं, तो ये देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र को, किसको, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की महाभारत कहा था। रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की महाभारत के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, हिंदी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, तो बाल गंगाधर खेर।
कभी कभार आपको बीजी खेर भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो कब हुआ था ये? 1955 में जो राजभाषा आयोग बनाया गया था, हिंदी राजभाषा आयोग, उसके अध्यक्ष कौन प्रथम बने थे? तो बाल गंगाधर खेर। अगला क्वेश्चन देते हैं, केशवदास कृत रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। देखिए, अगर पूछ ले छंदों का अजायब घर क्या है, देखिए छंदों के बहुत ज्यादा वर्णन किया गया किसमें? रामचंद्रिका। तो देखिए ये रामचंद्रिका पूछा जा सकता है कि किसकी रचना? तो केशवदास की है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहते हैं? तो रामचंद्रिका को। किसके द्वारा लिखी गई रामचंद्रिका? तो केशवदास जी द्वारा। केशवदास को क्या बोलते हैं? कठिन काव्य का प्रेत। चलिए अगला देखते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को कहा था? तो किस काल को कहा जाएगा? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। अपभ्रंश क्या होता है? टूटा फूटा रूप, बदला हुआ मतलब बिगड़ा हुआ रूप को अपभ्रंश बोलते हैं। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की एक रचना है उसने कहा था, उसने कहा था, ये जरूर याद रखना, चाहे सब कुछ भूल जाना। उसने कहा था, ये रचना याद रखना कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की जो रचना जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो कौन सी है? तो उसने कहा था, ये रचना है इनकी। कई बार पूछा जा चुका है, इस बार के वीडियो एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, जो कालिदास है उनके अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? देखिए कालिदास की जितनी भी रचनाएं लगभग कुछ रचनाओं को छोड़कर सबका अनुवाद किसने करवाया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। याद रखेंगे, राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद कराया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हो जाएंगे? केशवदास जी। आचार्य केशवदास जी हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? जो छंद है उसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? पिंगल। देखिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि छंद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? मुनि पिंगल देव ने। तो मुनि पिंगल ने छंद का प्रयोग सबसे पहले किया है, इसके बारे में जानकारी सबसे पहले दी है, तो इसलिए छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र भी है। छंद जो चौपाई छंद वही छंद है जो वर्णिक मात्रिक मुक्तक ऐसे छंद पाए जाते हैं, वही उन्हीं छंदों की बात कर रहे हैं। तो छंद का दूसरा नाम क्या है? तो पिंगल शास्त्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, याद रखेंगे। अगला है, भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? तो भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? पाली। देखिए भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? पाली। पाली किसकी भाषा थी? तो हम याद करेंगे बौद्ध की, गौतम बुद्ध ने इसका प्रयोग किया था। सारे उपदेश गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था, इनकी जो रचनाएं थी वो भी पाली भाषा में ही थी। तो देश की, देखिए क्वेश्चन कई तरीके से कंफ्यूज करेगा। भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? देश भाषा। जब देश भाषा की बात कर ले तो पाली हो जाएगा, और देव भाषा की बात करेंगे तो संस्कृत हो जाएगा। दोनों कंफ्यूजन वाले लैंग्वेज है। तो चलिए देखते हैं, भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? पाली है। और भारत की प्रथम देश भाषा या आर्य भाषा कौन होगी? संस्कृत। तो भारत की देव भाषा, देखिए देवताओं की भाषा क्या थी? जो देवता लोग थे वो संस्कृत में बात करते थे, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। देव भाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत। देव मतलब देवताओं की भाषा क्या है? संस्कृत। और देश भाषा, जो देश की भाषा थी, पहली देश भाषा कौन सी थी? पाली। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी की मूल उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से हुई। देखिए हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है, मगर कभी कभार वैदिक और लौकिक हो जाता है। दो संस्कृत के दो रूप थे, वैदिक और लौकिक। तो आपको वैदिक संस्कृत ही टिक करना है, लौकिक नहीं करना है। देखिए वैदिक संस्कृत क्या थी? जिसमें वेद, पुराण, उपवेद इस तरह के रचनाओं का वर्णन किया गया था, इनका वर्णन किया गया, रचनाएं की गई थी, उन्हें हम वैदिक संस्कृत के रूप में जानते हैं। लौकिक क्या थी? लोगों के द्वारा प्रचलित की गई जो संस्कृत थी वो लौकिक संस्कृत थी। लौकिक संस्कृत क्या थी? थोड़ी सी सरल संस्कृत थी, लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली संस्कृत थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग राजा गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि इसमें बहुत सी भाषाएं लिखी आती है, हिंदी, संस्कृत, इस तरीके से बहुत सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी आती हैं। और इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में किसका वर्णन किया गया था? सबसे पहले देवनागरी लिपि का साक्ष्य मिलते हैं। अगला है, संविधान में राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में किया गया। संविधान में राजभाषा का उल्लेख कब किया गया? भाग 17 में। अब बात करते हैं संविधान में राजभाषा का उल्लेख
भाग 17 में अनुच्छेद कब से कब कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक याद रखेंगे। कहाँ से कहाँ तक, 343, 343 से लेकर 351 तक। तो याद रखेंगे 343 क्या है, राजभाषा से रिलेटेड है यहाँ पे संविधान में। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 10 जनवरी को नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को नागपुर में होता है, इसीलिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।